नमस्कार आप सभी को। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। पहली न्यूज़ निकल कर आती है कि अडानी स्टॉक प्लंजेस अप टू 8%। हिंडलबर्ग रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश करी, उसमें बताया कि अडानी कंपनीज ऑफ ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड। कुल मिलाकर के आरोप लगाया है कि अडानी की कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है और एक तरीके से अकाउंटिंग फ्रॉड में इंगेज पाए गए हैं। तो बेसिकली ये एक इंस्टांस ये शो करता है कि किस तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में हार्म करती हैं, है ना। ये प्रूव नहीं किया गया और इसको अगर आप कभी भी लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे इट इज़ प्रूव्ड, उसमें लिखेंगे कि इट इज़ अलेज्ड दैट इट हैपेंड, ऐसे अगर कुछ लिखेंगे। उसमें एक और उसमें एग्जांपल कोट करिए, गो मैकेनिक का एग्जांपल कोट करिए। गो मैकेनिक ने अभी 70% अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया और इन्वेस्टर्स ने भी उनकी कंपनी से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, है ना। जो मतलब शीट जनरेट करते हैं ये लोग, तो उसमें इन्होंने जो है मैनिपुलेशंस किए हैं। तो सिमिलर केस है एक तरीके से तो GS4 के एग्जांपल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई इंटीग्रिटी इन बिजनेस इज़ एसेंशियल, है ना। फिर दूसरा न्यूज़ निकल कर आता है कि तिपरा मोथा स्टार्ट टॉक्स विद शाह इन दिल्ली ऑन ग्रेटर दीपारलैंड। तो मतलब एक टॉपिक है, ये किसका टॉपिक है? रीजनलिज्म का। रीजनलिज्म के अंतर्गत अपन के पास ना 2-3 एग्जांपल होने चाहिए। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं रीजनलिज्म के, जैसे कि एक तो ये हो गया कि टेरिटोरियल रीजनलिज्म एक प्रकार का रीजनलिज्म होता है, ठीक है। दूसरा होता है रिसोर्स शेयरिंग वाला, है ना, जिसमें वन स्टेट दे क्लेम ओवर द रिसोर्सेज ऑन रिवर्स। तो एक ये हो गया। तो ऐसे करके अपन के दिमाग में 1-2 एग्जांपल होने चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल कौन सा डिस्कस किया था? ENPO वाला डिस्कस किया था, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर एरियाज़। तो ENPO में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड कर रहे थे। फिर ये ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कौन करता है? NSCN-IM, ठीक है। फिर एक ये आज का एक एग्जांपल हो गया कि तिपरा मोथा दे आर डिमांडिंग ग्रेटर तिपारलैंड। तो तिपारलैंड क्या है? तिपारलैंड बेसिकली क्या है? ये त्रिपुरा का वैसे तो डोमिनेंट, देखो ये है त्रिपुरा, ठीक है। इनका ये कहना है जहाँ पर भी तिपारीज लोग रहते हैं, इनके यहाँ जो एथनिक हैं, जो बेसिकली त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करेंगे और एक जो है त्रिपारलैंड बनाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए? अपन को बस एग्जांपल दिमाग में रखना है। ग्रेटर नागालैंड का हो गया, फ्रंटियर नागालैंड का हो गया, फिर तिपारलैंड का हो गया। फिर और एग्जांपल क्या है रीजनलिज्म के? गोरखलैंड का डिमांड करते हैं। फिर एक और एग्जांपल है ग्रेटर कूच बिहार का, है ना। बेसिक कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं? डेवलपमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, नॉट द सोल रीज़न। डिफरेंट लैंग्वेज, एथनिक डाइवर्सिटी, है ना। रीजनल कॉन्शियसनेस भी एक रीज़न है। लोग इंक्रीजिंगली दे आर असर्टिंग देयर क्लेम ऑन द लैंड एंड ऑन देयर एथनिसिटी। तो ऐसे करके कुछ रीज़न हो सकते हैं। फिर अगला ये क्या आता है कि अगला ये एग्जांपल किसका? गवर्नेंस का एग्जांपल है। इसमें क्या है? योगेश भारसात जी जो हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। तो इनको जो है, इनका एक इनिशिएटिव ये रहा है कि बड़नगर उज्जैन की एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया ड्यूरिंग कोरोना वायरस पीरियड, तो रिसोर्स क्रंच भी था, स्पेस कंस्ट्रेंट भी थे। तो इन्होंने क्या किया, जो बस स्टेशन होता है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से कोविड फैसिलिटी में, है ना। तो वो उनके इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज एन एक्सीलेंस इन गवर्नेंस। फिर ये पद्म अवार्डी हैं, ऐसे बहुत सारे अवार्डी हैं, पद्म अवार्डी हैं। तो इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो इसमें हमारे काम की जानकारी क्या है? जो नाम आप याद रख सकते हैं रखिए। बाकी मिनिमम आपको क्या पता होना चाहिए कि कुल कितने अवार्ड बटे और किस कैटेगरी में कितने मिले, ठीक है। देयर वर 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मा। इसका सीक्वेंस क्या है? पद्म विभूषण टॉप पे 6 हैं वो, और पद्म भूषण 9 और पद्म अवार्डी 91, ठीक है। तो अब
इसके और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इस स्निपेट के। क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं कि अलग अलग फील्ड में अगर हम लोगों को एग्जांपल देने हो तो इनमें से पिक कर सकते हैं और उन्हें गूगल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे शेयर किए हैं। अब सारे तो नहीं याद रह पाएंगे अपन को, कौन सा याद रह सकता है, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का जो टॉपिक है वो डोमिनेंट टॉपिक रहता है, पूछा जाता है बहुत बार, तो इसलिए इस वाले एग्जांपल को हम लोग याद रखेंगे कि अजय कुमार मंडवी एंड परशुराम कोमाजी, इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों ने बेसिकली अजय हैज़ एक्टिवली रिहेबिलिटेटेड मिसगाइडेड पीपल इन LWE अफेक्टेड रीजन बाय टीचिंग देम द आर्ट ऑफ वुड कैलीग्राफी एंड हेल्प्ड अराउंड 400 यूथ। तो बेसिकली ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कोट करने के लिए किस तरीके से development and skill development can bring people back from the LWE mindset, extremism mindset, and reintegrate them into the society by providing them source of livelihood। ऐसे करके कुछ बढ़िया एग्जांपल है ये अजय जी का, अजय कुमार मांडवी एंड परशुराम कोमा जी। बाकी और ये जो एग्जांपल इनको आप देख सकते हैं। फिर अगला क्या है, अगला ये है, तो क्या हुआ है कि अभी इंडिया में इस बार इंडिया को 3 नॉमिनेशन मिले ऑस्कर्स में। ठीक है, तो एक तो अपना नाटू नाटू हो गया गाना, उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो सेलेक्ट की गई हैं। एक डॉक्यूमेंट्री शौनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ्स, कार्तिकी गोंसाल्विस की डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स। बेसिकली पर्पज़ मेरा ये था कि अगर ये जीतती हैं या फिर अगर ये जीतती हैं, इनके चांसेस इम्प्रूव होते हैं, तो वी विल गो इन टू दीज डॉक्यूमेंट्रीज एंड व्हाट दे टॉक अबाउट, वो एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल के नाम याद रख सकते हैं, ऑल दैट ब्रीथ्स शौनक सेन जी की डॉक्यूमेंट्री है, द एलिफेंट विस्पर्स कार्तिकी गोंसाल्विस की डॉक्यूमेंट्री है। फिर अगली ये न्यूज़ निकल कर आती है, इसमें मेंस के लायक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस प्रीलिम्स के पर्पज़ से ये है कि पूछेगा आपसे, जैसे लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किए गए हैं ना, वो क्वेश्चन पूछा गया था। उसी के संदर्भ में ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या करते हैं, लोग टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं। तो फोर्किंग क्या होता है, तो बेसिकली आप जब कभी गिटहब वगैरह में जाएंगे या फिर है ना गिटहब में आप अपना कोड को रख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक, अगर आप कोडिंग करते हैं तो फोर्किंग करके क्या करते हैं, किसी दूसरे का प्रोजेक्ट जो होता है आप उस प्रोजेक्ट की कॉपी जनरेट कर सकते हैं। इन फोर्किंग अ डेवलपर कैन कॉपी द सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम, ऐप और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट लॉज। तो ये होती है फोर्किंग। एक चीज़ में और थी कि एंड्रॉयड हैज़ बीन एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। अब देखो एंड्रॉयड की जो मार्केट शेयर है, एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड की मार्केटिंग शेयर कितनी है, 70% के आसपास एंड्रॉयड की मार्केटिंग शेयर है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एंड्रॉयड को कोई भी कॉपी कर सकता है ना। तो आप बोलेंगे कि क्यों नहीं कर लेते लोग, करना चाहिए, तो लोग कर सकते हैं, करते भी हैं। बस बात ये है कि चूँकि ये गूगल है तो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं तो काफ़ी सिक्योर हैं, है ना, बाकी उनका जो है चीज़ें अच्छी हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। तो बेसिकली अपने काम का क्या था कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। और फोर्किंग का मतलब क्या होता है, फोर्किंग का मतलब होता है सोर्स कोड कॉपी कर लेना विदाउट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट्स। फिर अगली एक न्यूज़ निकल कर आती है ट्रेडिंग को लेकर के। तो बेसिकली क्या होता है, मार्केट में जब आप जाकर के शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें अभी तक क्या होता था कि 2 दिन बाद सेटलमेंट होता था, तो T+1 उसको कहा जाता था। आज ख़रीदेंगे तो 2 दिन बाद जो है आपके अकाउंट में वो पर्टिकुलर चीज़ आ पाएगी। अभी क्या किया है सेबी ने, T+1 ट्रेडिंग अलाउ कर दी। तो इसमें हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये है कि दिस शिफ्ट कम्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आफ्टर द सेबी ब्रॉट डाउन द सेटलमेंट पीरियड ऑफ T+2 फ्रॉम T+3 इन अप्रैल 2003। तो 2003 में T+3 से T+2 जो शिफ्ट हुई थी उसके 20 साल बाद लगभग जो है T+1 सेटलमेंट हुई है। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे इसमें लिखा हुआ T+1 T+3 ऐसा क्या है, तो आपके मन में ये आ सकता है कि एक दिन बाद क्यों सेटलमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल से जैसे UPI पेमेंट करते हैं फट से कि स्कैन किया पे हो गया, उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी हो जाए
कि ऑर्डर किया तो काम हो जाए पूरा, है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है कि तुरंत हो जाए, इंस्टेंट क्यों नहीं होता है, जैसे 1 दिन या 2 दिन क्यों चाहिए आपको। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो ये ट्वीट है नितिन कामत जी की। नितिन कामत जी जो हैं वो जीरोधा के फाउंडर हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया है, यू माइट बी वंडरिंग व्हाई इजंट द इंस्टेंट सेटलमेंट लाइक पेमेंट पॉसिबल। तो क्यों पॉसिबल नहीं होता है? दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑन द एक्सचेंज आर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडर्स who buy and sell stocks without taking delivery or have the stocks to deliver immediately। समझ गए होंगे आप। इनका कहना ये है कि जो भी सेलिंग एंड बाइंग होती है वो लोग करते हैं जो मतलब इंट्राडे टेक ट्रेड करते हैं, है ना। एक ही दिन के अंदर खरीद फरोख्त कर रहे हैं, है ना। तो पर ये होता ये है कि उनके पास खुद के पास वो चीज़ नहीं डिलीवर हुई होती है, तो इसलिए इसको प्रॉपरली सेटलमेंट करने में इसमें इतना टाइम लगता है। अब इससे फ़ायदे क्या है बेसिकली, तो मैंने कल ही इनको पढ़ा, काफ़ी देर तक पढ़ता रहा मैं नितिन कामत जी को। तो बेसिकली क्या है इनका गोल, क्या है नितिन कामत जी का, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि GS3 में हेल्प करेगा। नितिन कामत जी का गोल ये है कि मार्केट में ना कैपिटल मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इंडिया की कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट मतलब कि जब आप कैपिटल मार्केट बेसिकली आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फ़ंड चाहिए होता है, तो आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं, समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा? कैपिटल मार्केट से आप पैसा उठाते हैं। कैसे मिलता है? IPO वगैरह लाते हैं या शेयर इशू करते हैं, ये सब इस तरीके से, है ना। तो इनका जो है पर्पज़ यही है कि कैपिटल मार्केट को जो है डीपन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कई सारे इन्होंने सजेशन भी दिए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार इनको चेकआउट करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो वापस आते हैं हम लोग। फिर ये अगली न्यूज़ निकल कर आती है कि व्हाट डज़ ग्रीन बॉन्ड्स मीन फॉर द इन्वेस्टर्स। तो देखो क्या हुआ है, ग्रीन बॉन्ड मार्केट में बहुत टाइम से हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में सबसे पहले इशू करने वाली जो संस्था है ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली, वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बनाते हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए क्या चाहिए हमको कि IFC ने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है कि द वर्ल्ड बैंक्स इंस्टीट्यूशन क्लाइमेट चेंज थ्रीटन्स, यानी कि IFC बोलती है कि क्लाइमेट चेंज थ्रीटन्स कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमीज़ एंड इट पोजेस रिस्क फॉर एग्रीकल्चर, फूड एंड वाटर सप्लाईज। अगर इस स्टेटमेंट को अगर याद कर लें तो क्लाइमेट चेंज के किसी भी क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरग्रीन स्टेटमेंट रहेगा, तो बढ़िया ज़रूरी है ये लिख करके उसके बाद वी कैन से दैट अ लॉट ऑफ फाइनेंसिंग इज़ नीडेड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। ये लाइन अब ये दोनों को साथ में लिख करके उसके बाद आप किसी भी दिशा में लेकर जाना चाहें अपने आइडिया को ले जा सकते हैं, चाहे डिकार्बनाइजेशन की ओर ले जाना चाहें, चाहे एमिशन रिडक्शन की ओर, चाहे सोलराइजेशन की ओर, किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। बेसिकली एक जो है इंट्रो क्रिएट हो जाएगा, तो इंट्रो के लिए बढ़िया है। तो हम लोग वापस आते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के ऊपर। देखो 2022 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था, और क्या हो रहा है कि RBI जो है इशू कर रही है इसको। तो बेसिकली क्या है कि 16,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाएंगे। 8,000 करोड़ का एक ट्रांच में, दूसरे ट्रांच में 8,000 करोड़ रुपए का। ग्रीन बॉन्ड किस लिए इशू किए जाते हैं? ग्रीन बॉन्ड का बेसिक मतलब पर्पज़ ये होता है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स में आप जो है पैसा लगा सकें, है ना, रीफाइनेंसिंग कर सकें, नए प्रोजेक्ट्स को जो है शुरू कर सकें। तो क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डिकार्बनाइजेशन की ओर आप कर सकते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके अलग अलग चीज़ें हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपके जो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको आप पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। और जो पंचप्रण हैं जो PM जी ने बताए थे, उनको अचीव करने में ज़रूरी हेल्पफुल रहेगा ये। तो उसमें कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP में 45% 2030 एंड 50% कुमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और है इसका, अभी कल ही आया था कहीं पे मैंने पढ़ा था इसका। एक बेसिकली क्या है, इन्होंने एक मतलब एक प्रियोरिटाइजेशन सेटअप किया हुआ है कि जो ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा आएगा, मैंने कहीं पढ़ा था, तो प्रियोरिटाइजेशन उसका ये है कि पहले सोलर में इन्वेस्ट करेंगे
और उसके बाद विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इनका जो है ब्रॉड प्रियोरिटाइजेशन है कि ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे। पर इस आर्टिकल में बताया है कि इन्वेस्टर लोग ग्रीन बॉन्ड में क्यों पैसा लगाएं। बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टर लोगों की इससे छवि इम्प्रूव होगी एंड इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म टू एंगेज इन गुड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस स्ट्रेटजी। The people means to hedge against climate change risk while achieving at least similar if not better returns on their investment। तो बेसिकली क्या है कि उनकी इमेज इम्प्रूव होगी, मार्केट इमेज इम्प्रूव होगी एंड इट विल प्रोवाइड अ मीन्स टू हैज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज रिस्क। तो रिस्क को रिड्यूस करने में, रिस्क का जो एक्सपोजर है उसको मिनिमाइज़ करने में हेल्प मिलेगी, है ना। In this way, the growth in green bonds and green finance also indirectly works to disincentivize high carbon emitting projects। इसके पीछे एक और रीज़न ये है कि मार्केट को ना एक तरीके से एक नई दिशा देने के लिए, स्टीयर करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी ग्रीन बॉन्ड में लोग बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। तो इसमें आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं ISS का और ब्लैक रॉक का। ये क्या है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं बेसिकली। तो अगर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा कि जो पूरी मार्केट है उसको शिफ्ट होना पड़ेगा, इनके पास इतनी ज़्यादा पावर है। तो उस पावर को हम लोग पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग GS4 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आइडिया को, कि हाउ इन्फ्लुएंस परसुएशन कैन शेप द बिहेवियर। तो बेसिकली अपनी मर्जी से कोई ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में जल्दी लोग नहीं जाना चाहते हैं, पर लोग जा क्यों रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां जो पैसा लगा रही हैं वो उस दिशा में जा रही हैं, है ना। वो पैसा नहीं देंगी, तुम्हें फंड नहीं करेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को, फंडिंग निकाल लेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट से। सो ये तो इसके ये जो है लार्ज बेनिफिट्स हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं GS4 में भी। और फिर क्या है, देन ये है, इसको मैं इसलिए रखा क्योंकि अगर कभी फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोई ऐसा लगेगा टॉपिक तो उसमें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या है कि 89% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, यानी 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन द इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड लॉसेस। तो बेसिकली ये है कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनको फिनफ्लुएंसर बोलते हैं, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। सोच समझ करके जो है फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो उसके ऊपर है ये, एक तरीके से कॉशन के लिए है ये। फिर ये क्या है कि अब देखो क्या है, ये न्यूज़ इसलिए ज़रूरी है कि RBI ग्रेड बी का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें मेरे हिसाब से हेल्प करती है, अगर ऐसी चीज़ें आपको कुछ याद रह जाती हैं। तो इसमें क्या सीखने को मिलेगा, इसमें ये सीखने को मिला कि इंडियाज़ GDP प्रोजेक्टेड टू मॉडरेट 5.8%। UN की एक एजेंसी है, उसका नाम है UNDESA, अंदेसा मैं बोलता हूँ ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो पहली चीज़ तो रिड्यूस हो गई है। 2022 में जो थी 3%, उसकी फोरकास्ट इन्होंने क्या करी है 1.9%। अच्छा, तो इसमें किसने फोरकास्ट करी है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3% से 1.9% देखी जाएगी अगले साल, है ना। अ सीरीज ऑफ सीवियर एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग शॉक्स। तो इसमें इंडिया की GDP को इसमें कितने फोरकास्ट की गई, 5.8% फोरकास्ट की गई है। और इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेटेड ड्यू टू हाई फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, मॉनेटरी टाइटनिंग एंड फिस्कल वल्नरेबिलिटीज़। तो 3 रीज़न इसमें बताए हैं। पहला फिस्कल वल्नरेबिलिटीज़, दूसरा फूड इन्फ्लेशन, तीसरा मॉनेटरी टाइटनिंग। तो ये ठीक है, ये यूज़ की जा सकती है अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव बैंक के एग्ज़ाम्स में अगर लिखना होगा। फिर एक और ये निकल के आता है, इसमें एग्जांपल है किस चीज़ का, बिहेवियरल चेंज का। GS4 में कई दफ़ा एक टॉपिक रहता है परसुएशन वाला, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसका एग्जांपल। तो हम लोगों के पास परसुएशन के कितने एग्जांपल मिल गया। एक ये हो गया, ये किस चीज़ का है कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि
वो लोग ऐसे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो करेंगे कैसे, उनको पुश करना पड़ेगा, उन्हें नच करना पड़ेगा। बिहेवियरल चेंज का वो एस्पेक्ट है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी वो इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन रॉक वाला, यानी कि ग्रीन बॉन्ड वाला। और फिर कुछ फेमस डिस्प्यूट्स हैं। अब देखो, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था रीजनलिज्म वाले, रीजनलिज्म का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें तिपार लैंड, ग्रेटर नागालैंड फ्रंटियर और ग्रेटर कूच बिहार, गोरखलैंड की डिमांड, ऐसे 4-5 ऊपर पढ़े थे एग्जाम्पल। एक और इसका एग्जाम्पल ये कि लैंड डिस्प्यूट जो है वो बिटवीन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में एक लैंड डिस्प्यूट है जिसको कोटिया रीजन डिस्प्यूट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक डिस्प्यूट है, सोलापुर वाला। तो ये एग्जांपल उसके हैं इंटरेस्टेड इश्यूज़ की, फेडरलिज्म से रिलेटेड। अब इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ। अब देखो, ये हैं डिस्प्यूट्स, इससे किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट होती हैं। वो ये कि जो एजेंसीज़ हैं ना, वो फोरकास्ट करती हैं कि कोऑपरेशन को अगर हम लोग परस्यू करें तो वी कैन जनरेट रिटर्न्स फॉर बोथ। फॉर इसका एक एग्जांपल, जब हम कोऑपरेशन की बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसका एक एग्जांपल वो आप दे सकते हैं कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो रीजन है उधर वाला, अगर वहाँ कोऑपरेशन नहीं होता तो वो एग्रीमेंट नहीं हो पाता। अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में तनातनी बनी रहती, टेंशन्स बनी रहती, है ना, तो वो रह जाएगा। डैम इट। फिर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बेसिकली, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अम्बेडकर जी ने कैसे डिफाइन किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वुड मीन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। इनका कहना ये है कि एक तरीके से कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड ही डज नॉट ओनली टॉक्स अबाउट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ही सेज दैट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। कोऑर्डिनेशन तो है, सेंटर है, स्टेट्स हैं एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो कोऑर्डिनेशन तो है। फॉर एग्जांपल पीडीएस से राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन है भाई। लेकिन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्या है, जब तुम डिस्प्यूट्स को एमिकेबली सॉल्व करते हो, जब जो है कोई पार्टी अपने इंटरेस्ट को एट एनी कॉस्ट परस्यू नहीं कर रही होती, दैट वी आर परस्यूइंग अवर इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट, एंड्स एट एनी कॉस्ट, तो वहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, जब चीज़ें जो है एमिकेबली सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या है, इसके कई सारे एग्जांपल हैं। बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है आउटलाइन समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में कुछ आउटलाइन इसकी ये है। इट वाज रेदर ए कॉल टू सर्टेन काइंड ऑफ वर्च्यू रिकॉग्नाइजिंग रेसिप्रोसिटी, कंफर्ट विद डिसएग्रीमेंट, मॉडरेशन, सेल्फ रेस्ट्रेन, गुड जजमेंट, प्रिविलेजिंग ऑफ रीजन ओवर आइडेंटिटी। तो 5-6 रीजन इसमें बताए गए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से रिलेटेड। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा बेसिकली क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या। पहले देखो मोरालिटी क्या होती है। मोरालिटी का बेसिक मतलब होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज़ राइट टू डू, क्या आपको अधिकार है करने का और क्या सही है करना, क्या उचित है करना। तो ये चीज़, इसकी जो नॉलेज है उसको आप जो है मोरालिटी कहते हैं, ठीक है। उसको एथिक्स कहते हैं। लेकिन जब ये एथिक्स ये जो एथिक्स है, ये आप जब इसको आप इम्बाइब कर लें पूर्ण रूप से तो वो बन जाती है मोरालिटी। मोरालिटी डिफ़र भी करती है, तो वो हम अभी GS4 में नहीं जाएंगे। बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो इसके कई सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल जो रिसेंट चर्चा में चल रहा है वो देते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है राइट टू चॉइस, बोला है कि नहीं बोला है ना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन लीगल रूट ने क्या कहा, लीगल रूट यानी कि सरकार एक कानून लेकर आई थी, MTP एक्ट को अमेंड किया था अभी। MTP एंड मतलब मैटरनिटी एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। उसको अमेंड करके सरकार ने कहा था कि 24 हफ्ते के ऊपर की अगर प्रेगनेंसी होगी तो शायद उसे टर्मिनेट नहीं करने देंगे, और उसको अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसके लिए आपको जो है
दो डॉक्टर्स की जो है आपको सलाह लेनी पड़ेगी, दैट दे शुड बी सेइंग दैट इट नीड्स टू बी टर्मिनेटेड, ऐसे करके, है ना। लेकिन कोर्ट ने अभी क्या उसके ऊपर ओपिनियन दिया है, कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज़ द राइट ऑफ द वीमेन, इट इज़ टोटली हर चॉइस, देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी थर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या किया है, चॉइस को अपहेल्ड किया गया है। तो इसको हम किसके अंतर्गत देखेंगे, इसको अंतर्गत देखेंगे कि ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसके और एग्जांपल क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है दैट इज स्टेम्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज़, नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्रोविजंस but values like individual autonomy, liberty, equality without discrimination, recognition of identity with dignity। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक बहुत ही वाइडर टॉपिक है। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि इसको दो एस्पेक्ट से देख सकते हो। पहला पॉलिटिकल लीडर्स के एस्पेक्ट में, यानी पॉलिटिकल एरेना में देखने के लिए ये इन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी, रिकॉग्नाइजिंग रेसिप्रोसिटी, कंफर्ट विद डिसएग्रीमेंट, मॉडरेशन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, गुड जजमेंट। सेल्फ रेस्ट्रेंट क्या है कि जैसे भी तमाम सारे जो केस चल रहे हैं ना, तमिलनाडु के गवर्नर उन्होंने सेल्फ रेस्ट्रेंट नहीं किया, दे आर ट्राइंग टू असर्ट देयर ओन आइडियाज़, ऐसा तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो है पॉलिटिकल एंगल से देखने पे। पर इंडिविजुअल एंगल से देखने पे क्या है, और एग्जांपल इसके एग्जांपल ये हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्रोविजंस, रेदर इट इज़ वैल्यूज़। कौन से वैल्यूज़, ऑटोनॉमी, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी। इसके कुछ और एग्जांपल क्या हैं, सुपरसीड सोशल मोरालिटी एंड लीगल मोरालिटी, ये इसका एक फीचर है जो नोट किया मैंने। जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है दैट सुपरसीड सोशल मोरालिटी एंड लीगल मोरालिटी, ठीक है। अब इसका सबरीमाला वाला जो केस है उसमें इसका एग्जांपल दे सकते हो, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अपहेल्ड किया गया। देखो सबरीमाला वाला केस जो है उसको वो मतलब ऐसा है केस है जिसको बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो आप। उसका एक रोल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अपहेल्ड किया गया, एसेंशियल प्रैक्टिस को उसमें जो है दैट इज़ सुपरसीडेड बाय द राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो ये हो गया। उसमें एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है कि सिर्फ पुरुषों को जो अलाउ किया जाता था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को उसमें जो है वैल्यू दी गई बेसिकली उस केस में, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी क्या किया है, कर्नाटका हाई कोर्ट डायरेक्टेड टू यूज़ जेंडर न्यूट्रल वर्ड इंस्टेड ऑफ एक्स सर्विस मैन एज इट रिप्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन दैट फोर्सेज आर स्टिल बेशंस ऑफ मेल्स विच इज़ स्ट्रॉन्ग। अब ये जो एग्जाम्पल है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि हमें जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ये एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ऐसे है कि जेंडर इक्वालिटी देता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं है, चेयरपर्सन है बेसिकली, है ना। तो चेयरपर्सन वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है चेयरपर्सन वाला। कि उसका एग्जाम्पल ये फेमस इसलिए है क्योंकि जो लोकसभा है ना, लोकसभा के जो स्पीकर रहे हैं हमेशा मेल रहे हैं। तो जब मीरा कुमार जी स्पीकर बनी थी तब भी लोग उनको जो है चेयरमैन बुलाते थे, मीरा कुमार जी। फिर उस समय क्या हुआ कि एक चेंज किया गया कि चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन बुलाना चाहिए, चेयरपर्सन जो है वो ज़्यादा एप्ट वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का हिस्सा है, ठीक है। तो होपफुली आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।